अस्सलाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर फिर नातिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, वैसे तो आजकल चर्चा है सिर्फ और सिर्फ PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, जो कि कल होने जा रहे हैं, और इस हवाले से इत्तलात भी यही हैं, बावजूद इसके कि बड़े हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मुतसाद किस्म के बयानात भी आए। लेकिन बहरहाल ये फाइनल हुआ कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वही इमरान खान साहब की चॉइस है और वही चेयरमैनशिप के कैंडिडेट भी होंगे, और वो इमरान खान साहब के कैंडिडेट भी हैं। अब आप उनको कुछ भी कहते रहें कि वो आर्जी हैं, वो निगरां हैं, वो कायम मुकाम हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर वो कल इलेक्ट हो जाते हैं तो पार्टी चेयरमैन वही होंगे और उनके पास वही अथॉरिटी होगी जो पार्टी चेयरमैन की अथॉरिटी होती है। और इमरान खान साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब के दौर में हमने देखा था कि वो कायद हो गए थे, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो बानी चेयरमैन होंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो एक कहते हैं ना कि कहानी में ट्विस्ट ये आया कि आज अकबर एस बाबर साहब, जो कि हमारे प्रोग्राम में भी शामिल भी होंगे, उन्होंने आज विजिट किया और कुछ गैर तसल्ली बख्श जो थे उनको रिपोर्ट्स उनके सामने आई और उसका उन्होंने इजहार भी किया। लेकिन उसके अलावा ज़रा हम बात करते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, जो कि आज बलूचिस्तान बार से खिताब कर रहे थे। कल उनका यौम तासीस था और वहाँ पे आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी खिताब किया। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हम बार बार नून लीग को निशाना बना रहे हैं, एक दफ़ा फिर उन्होंने आड़े हाथों लिया मियां नवाज शरीफ साहब को। क्या कह रहे थे ये सुनते हैं। पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं, हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना वो चौथा बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। दूसरी तरफ हमें बताया जा रहा है कि एक दूसरा शख्स जो खुद चंद साल पहले वजीर आजम रह चुका है, 70 साल का नौजवान का लीडर, कि यही मुल्क के पाकिस्तान के बलूचिस्तान के आपके ऑप्शंस हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बता रहे हैं कि उनको बताया जा रहा है कि ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। गार्डियन की भी एक रिपोर्ट है, गार्डियन में एक रिपोर्ट शाया हुई है, और हम तमाम सियासी पार्टीज़ या मुख्तलिफ सियासी शख्सियात इल्ज़ामात तो लगा रही हैं, लेकिन गार्डियन की एक रिपोर्ट शामिल हुई है, वो भी मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूँगी, जो कि पब्लिश हुई है कि इलेक्शन कमीशन पे क़ब्ल ज़ब्त इंतखाबात धांधली के इल्ज़ामात हैं, उन्होंने लगाए गए हैं। और उसमें रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंतखाबी इदारे को संगीन इल्ज़ामात का सामना है। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम है कि इंतखाबात में ताख़ीर जानबूझकर की गई। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की लंदन से वापसी का इंतज़ार किया। नवाज शरीफ के लिए आसानी की गई कि वो वापस आके इंतखाबी मुहिम शुरू कर सकें। इलेक्शन कमीशन पर नून लीग के हक़ में हल्का बंदियों के इल्ज़ामात भी हैं। हल्का बंदियों पर मुल्क भर में 1300 एतराज़ात उठाए गए और हल्का बंदी में तब्दीली किसी खास फर्द पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई है। और याद रहे कि हल्का बंदी में 6 सीट्स नेशनल असेंबली की कम हुई हैं इस बार। तो ये जो गार्डियन की रिपोर्ट है, ये इंडोती है जो इल्ज़ामात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लगा रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को जब ज़रदारी साहब ने ये कहा कि वो ट्रेंड हैं, तो डेफिनेटली वो एक बड़ा पॉलिटिकल डैमेज था, और उसकी वजह शायद ये थी कि ज़रदारी साहब एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा ये कहते हुए पाए गए। क्या कहते हुए पाए गए, छोटा सा क्लिप है, जरा सुनिएगा। के अवाम पुराने सियासत और पुराने सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं। अब ये मेरा नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है। 70% जो हमारा आबादी है वो जवान है, वो नौजवान है, ये हम सब का मुतालबा है। ये 70 साल के सियासतदान से हमारा मुतालबा है अब कि घर बैठे मस्जिद में बैठे दुआ करें मुल्क के लिए। घर बैठे मस्जिद में बैठे दुआ करें मुल्क के लिए, ये कह रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। लेकिन यू टर्न्स इतने बुरे भी नहीं होते जितना यू टर्न्स को बुरा बताया जाता था, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी एक यू टर्न ले लिया, या फिर हम ये कह दें कि आजकल की ज़बान में कि उनका भी शायद सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। आज क्या कह रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, ये सुनते हैं। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बुजुर्ग होके एक नया सियासत, एक नया सिमत इस मुल्क के लिए छा सकते हो, और आप नौजवान होके भी, और मैं काफी नौजवान सियासतदानों को जानता हूं, खासतौर हमारा साबिक दोस्तों में से, आप नौजवान भी हो सकते हो और वही पुराने सियासत से, वही पुराने तर्ज सियासत से दिलचस्पी रख सकते हो। क्या कह सकते हैं इस पे, क्या कमेंट करें सिवाय इसके कि हाउ स्वीट। आगे बढ़ते हैं और ज़रा जो अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि उनको अचानक 13 साल बाद
मरकजी दफ्तर जो है PTI का, जहाँ पे अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसकी याद क्यों सताई? अकबर बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? हाँ, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं सर, आप खैरियत से हैं? आज 13 साल बाद आपको ख्याल आया कि PTI का दफ्तर चक्कर लगाना चाहिए और जो तैयारियां हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से उनको ज़रा देखना चाहिए। ये ख्याल आया या ख्याल लाया क्या? आप गए या भेजे गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने मीडिया पे, आप जैसे मीडिया के सामने एक कॉल किया था कि एक दिन आएगा कि मैं PTI के मरकजी दफ्तर में जाके मीडिया टॉक करूंगा। ये रिकॉर्डेड है और मैं आपसे शेयर भी कर सकता हूँ। तो मकसद ये था कि मेरा जो स्ट्रगल चली आ रही है, वो अगर आप उसको थोड़ा सा उसका जायजा लीजिए तो वो पहले दिन से यही है कि ये PTI को हमने एक इदारा बनाना है, एक जमहूरी इदारा बनाना है, इसको हमने अकाउंटेबल करना है, इसको हमने ट्रांसपेरेंट बनाना है। इसमें क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जिसने PTI का जो ओरिजिनल आइन था वो ड्राफ्ट किया था, एक कमेटी बनी थी और ये ओरिजिनल आइन और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अप्रूवल के वो डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास मौजूद है। उस कमेटी में मैं था, हामिद खान साहब थे, मिराज मोहम्मद खान साहब थे, मरहूम फौजिया कसूरी थी, सईदुल्लाह नियाजी थे और कुछ चंद लोग थे। ज्यादा बड़ी कमेटी नहीं थी। तो हमने कई दिन हफ्ते बैठ के एक आइन तश्कील दिया। उस आइन की जो मेन उसका इथॉस था वो ये था कि ये एक जमहूरी जमात होगी और जो पार्टी का चेयरमैन है वो 3-3 साल के लिए 2 टर्म्स के लिए रहेगा, उसके बाद बाहर हो जाएगा, यानी वो पार्टी की ओहदे फिर कंटेस्ट करने से बाहर हो जाएगा। तो वो आइन आज भी एग्जिस्ट करता है? नहीं, वो आज आइन एग्जिस्ट नहीं करता। उसको फिर ये अमेंड कर करके हालात के मुताबिक उन्होंने नजरिया जरूरत के मुताबिक उस आइन की, जिस तरह पाकिस्तान के आइन की शक्ल बिगाड़ी गई है, इसी तरह PTI की आइन की शक्ल फिर बिगाड़ दी। हमारे मुल्क में बदकिस्मती है कि आइन शायद होते ही इसीलिए हैं। जरा मुझे एजेंडा तो बताइएगा ना, जो आज आप 13 साल बाद आपको याद आई है PTI की मरकजी दफ्तर की। नहीं, मुझे 13 साल बाद नहीं याद आई। मैं तो 13 साल से ही इस स्ट्रगल में लगा हुआ और मैंने आज इसलिए गया क्योंकि जब इन्होंने इंट्रा पार्टी का ऐलान किया तो बहुत सारे जो फाउंडिंग मेंबर्स थे मेरे समेत, तो हमने ये फैसला किया कि इसमें हम भरपूर शिरकत करेंगे। और जाहिर है उस इलेक्शन में शिरकत के लिए आपको कुछ मालूमात तो होनी चाहिए ना कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, वोटर लिस्ट क्या है, कागजात नामजदगी कहाँ पे है। तो जब ये चीजें हमें नहीं मिल रही थी, मसलन सईदुल्लाह नियाजी है, इमरान खान के फर्स्ट कजन, PTI के पंजाब के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे मियावाली से स्पेशली कॉल किया। उन्होंने कहा कि मैं भी कंटेस्ट करूंगी, यानी वो उनके हवाले। आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हैं चेयरमैन PTI का? आप खुद? मैं खुद कंटेस्ट करने जा रहा हूँ PTI का इलेक्शन। ना सिर्फ मैं बल्कि तमाम PTI के जेन्युइन वर्कर जो है वो इसमें दिलचस्पी रखते हैं। चेयरमैन PTI का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं आप? जी, चेयरमैन PTI के लिए कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं आप? देखिए, अभी तो मैं आपसे अर्ज करूँ ना, तो हम गए इस वास्ते थे कि जाहिर है हमें पता तो चले कि इलेक्शन 1 पोजीशन 1 पर्सन या पैनल के हिसाब से हो रहा है, ये किस तरह हो रहा है। हाँ। और फिर हमने जाके PTI के जो नुमाइंदे थे सेंट्रल ऑफिस में, वो जब आए और मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी ऑनेस्ट बात हमसे की। मैंने उनसे 3 सवाल किए। मैंने कहा जी आप हमें कागजात नामजदगी दीजिए, हम इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं। दूसरा, हमने उनको कहा कि आप हमें जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसकी वोटर लिस्ट दीजिए। जाहिर है वोटर्स के बगैर तो इलेक्शन नहीं होता। तीसरा, हमने कहा कि आप हमें इस इलेक्शन के जो कवायद और ज़वाबित है उसकी हमें एक कॉपी दीजिए। अब वो इतने ऑनेस्ट थे, उन्होंने कहा कि देखिए हम ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये मरकजी दफ्तर है। मैंने कहा कोई और ऐसा शख्स हो, कोई और इलेक्शन के हवाले से कहते जी ये तमाम चीजें अगर होंगी तो हम आपको देंगे। चलिए, वो नहीं है। आप किस ओहदे के लिए कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, किस पोजीशन के लिए, ये तो बताइए। देखिए, मेरे पास नॉमिनेशन पेपर तक नहीं है, मेरे पास कवायद नहीं है, मेरे पास वोटर लिस्ट नहीं है। तो आपकी ख्वाहिश क्या है सर कि आप चेयरमैन PTI के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें? देखिए, वो तो हमने फिर आपस में मुशावरत करनी थी ना। मुशावरत के बगैर चले गए आप? नहीं, ओहदे की बात करो ना, कि ओहदे की बात थी कि देखिए मुझे इमरान खान ने 2 दफा सेक्रेटरी जनरल बनने की ऑफर की थी, मैंने माजरत की, मेरे पास वसाइल नहीं थे। मुझे ओहदे का इस वक्त कोई अहमियत नहीं है मेरे सामने।
मेरे सामने जो अहमियत थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वर्करों पे एतमाद क्यों नहीं करती और उसको अच्छा मेरिट ठीक है, अभी आपने ये तो सोचा है कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, किस पोजीशन के लिए करेंगे ये आपने तय नहीं किया, ऐसा ही है? देखिए, जब इलेक्शन के कवायद ज़वाबित ही मेरे साथ नहीं है, जब इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर मेरे पास नहीं है, जब इलेक्शन का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो ही नहीं एग्जिस्ट करता, मुझे आप बताइए कि कौन क्या इस पे अपनी राय कायम कर सकता अच्छा है? तो अब अच्छा चले, अब मैं इसको थोड़ा सा ये कहती हूँ कि अब आप ये आखिर में बता दें कि आपका अगला कदम क्या होगा। क्या अगर ये जो आपने जिस तरह से बताया कि कवायद व ज़वाबित नहीं है और लिस्ट नहीं है, वोटर लिस्ट नहीं है, फला नहीं है, तो क्या आप ये देख रहे हैं कि अगर ये चीज़ें नहीं हैं जो कि होनी चाहिए थी, तो आप इसको कहीं चैलेंज करने का भी इरादा रखते हैं इलेक्शन कमीशन वगैरह में? देखिए, जो बातें मैंने की हैं ये कैमरे पे रिकॉर्डेड है, ये सिर्फ मेरी अपनी कोई राय नहीं है। जिन अशखास से जो इमरान खान के बहुत करीबी हैं, वो बहुत पुराने पीटीआई के वो कारकुन हैं, वो अशखास मेरे सामने खड़े थे, कैमरों के सामने ये तमाम चीजें मैंने सवाल किया तो उनके सामने उन्होंने कहा कि हम आपको बिल्कुल वो नहीं कर रहे कि आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं, डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या इसको आप इन इलेक्शंस को जो कि कवायद और ज़वाबित के बगैर हो रहे हैं या होने जा रहे हैं, इसको आप इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं? देखिए, हम बिफोर और आफ्टर देखिए हम इस पे जाहिर है कानूनी मुशावरत भी करेंगे, लेकिन एक चीज तय है कि इंशाअल्लाह मैं और हम सब मिलके इलेक्शन कमीशन के सामने वो तमाम हकायक रखेंगे कि वो एक बेहतर फैसला कर सके पीटीआई इलेक्शन के हवाले से। यानी चैलेंज करेंगे, यानी हम उनके सामने हकायक रखेंगे कि ये फैक्ट्स है पीटीआई, क्योंकि ये पीटीआई को 20 दिन दिए गए और इलेक्शंस रुक भी सकते हैं। नहीं, वो तो देखिए ना, अब इलेक्शन कमीशन ने उनको एक 20 दिन का जब टाइम दिया, 7 दिन, तो वो ज़ाहिर वो पीरियड मुकम्मल होगा। ठीक है, बिल्कुल, वी गॉट इट। थैंक यू वेरी मच अकबर एस बाबर साहब। और जो मैच है वो इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल में दाखिल हो गया है, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे लेकिन उसमें सही नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन का फैसला था, उन्होंने कहा 20 दिन के अंदर अंदर इनको दोबारा करें। पीटीआई ने ये मुकम्मल तैयारी कर ली, कल उनके इलेक्शंस होने हैं और इस हवाले से चेयरमैनशिप भी छोड़ने पे खान साहब तैयार थे, चाहे वो आप उसको आर्जी कह लें या जो भी कह लें, दूसरे को निगरां कह लें, अपने आप को बानी चेयरमैन कह लें। लेकिन उसके बाद अकबर एस बाबर की जो एंट्री है और उसके बाद जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अमल ऐसा था, शफाफियत नहीं थी, उसको चैलेंज करने जाएंगे या चैलेंज नहीं तो इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। अब इलेक्शन कमीशन का उस पर रिएक्शन क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी गेम आगे हो सकती है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे साथ कुछ मज़ीद शख्सियात मौजूद होंगी। वापस जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अली दुरानी साहब मौजूद हैं, इंतहाई सीनियर सियासतदान, फॉर्मर सेनेटर, सीनियर पॉलिटिशियन, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके टाइम का। दुरानी साहब फरमाइएगा कि पिछले दिनों बल्कि कई महीने कबल से हम आपको काफ़ी एक्टिव पॉलिटिक्स में देख रहे हैं, आपने मुलाकातें भी की, आपने राब्ते भी किए, एंड रिजल्ट क्या निकला मुफाहमत की सियासत का और डायलॉग्स का, जो आप कोशिश में थे कि पीटीआई की जो है वो कुछ मुफाहमत करा दें इदारों के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने जब ये एफर्ट की थी उस वक्त यही आपको याद होगा, मैंने 3 पॉइंट्स दिए थे कि पाकिस्तान, जमहूरियत और फौज, इनको कन्फ्रंटेशन से निकाला जाए और उस लीडरशिप थी वो इससे एग्री नहीं थी, लेकिन कुछ एक्शन ऐसे थे जो उस तरीके पे नहीं हो रहे थे। लेकिन अब आपने रिसेंट डेज की डेवलपमेंट्स देखी हैं तो उसमें ये हुआ है कि पीटीआई की हद तक तो उन्होंने कंप्लीट टुवर्ड्स द रिक्वेस्ट्स जो मैंने प्रेजेंट की थी कि भाई आप फौज के बारे में कन्फ्रंटेशन का रवैया अख्तियार ना करें और जो पाकिस्तान से मुतल्लिक मामला हैं उनमें पॉजिटिवली रहें। वो चीजें तो आपने सारी देख ली कि चेयरमैन की तरफ से भी, बाकी लोगों की तरफ से भी यह आ गया। और जो आखिरी डेवलपमेंट हुई है वो भी हिस्सा थी कि जनाब जो मुकदमात हैं उनके फैसले अदालतों पे छोड़ दिए जाएं। तो अभी इमरान खान साहब ने अपने तमाम मामलात जो हैं
वो अदालतों पे छोड़ते हुए पीटीआई की जो चेयरमैनशिप है वो भी एक नई रवायत कायम करते हुए किसी खानदान के फर्द के बजाय पार्टी के एक फर्द को दी है, जो कि एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अब इस सारी सिचुएशन के नतीजे में मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा मौका है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास, बाकी भी जो इस वक्त फील्ड में है, कि वो इन जो पॉजिटिव एक्शंस हैं इनको रिस्पॉन्ड करें और सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए, ताकि सब लोग इस इलेक्टोरल प्रोसेस का बन के आगे बढ़ सके। पीटीआई के ऊपर जो ऑब्जेक्शन। अच्छा दुरानी साहब, माजरत मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं दूसरे टॉपिक पे बाद में आऊंगी। पहले आपने जिसका जिक्र किया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इमरान खान साहब ने मौरूसी सियासत पे अमल पैरा नहीं हुए बल्कि बाहर से किसी बंदे को बैरिस्टर गौहर को बनाया, तो ये आपका मशवरा था कि किसी और को बना दें, आप ये कहना चाह रहे हैं, या किसी और का पैगाम आपने आगे पहुंचाया था? ये -1 फार्मूला यानी माइनस इमरान खान फार्मूले की तरफ पहला कदम तो नहीं है सर? नहीं, मैं इसके बारे में बहुत क्लैरिटी से बता दूं कि उस वक्त भी जब मैंने ये सारी डिस्कशन की थी, मैं हर बात मीडिया के जरिए ही कन्वे करता हूं, मैंने ये क्लियरली कहा था कि जितने भी अफराद से मुतल्लिक मामलात हैं वो अदालत में हैं, अदालत ही जो उनका फैसला करे वो सबको कबूल होना चाहिए। तो यही सूरत है। इवन जब आपको याद होगा 21 में जब मैंने रिकंसिलिएशन की बात की थी, उस वक्त भी मैंने खान साहब से ये कहा था कि जिसका बंदे का मुकदमा अदालत में हो वो चोर नहीं होता, वो मुल्जिम होता है। मुल्जिम और मुजरिम के दरमियान फर्क जो है, और मैंने यही कहा था कि जो अफराद की तरफ से की गई गलतियां हैं उनकी सजा अदालत देगी और उसका इफेक्ट पार्टी पे नहीं आना चाहिए। फिर जहां तक -1 का ताल्लुक था, उसके ऊपर मेरा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था कि माइनस करने का अख्तियार या अवाम के पास है या अदालत के पास है। किसी इंतजामी मशीनरी के पास कानूनी तौर पे ये अख्तियार नहीं है कि वो मुझे माइनस कर दे या मुझे शामिल कर दे। खान साहब आज अगर अदालत के किसी फैसले को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो कल अदालत का जब जो फैसला आएगा वो उसको मानेंगे, वो इन भी हो जाएंगे, वो आउट भी हो जाएंगे। और अगर अवाम पब्लिक उनके साथ है, उनकी पार्टी उनके साथ है, देखें पीपल्स पार्टी इस दौर से गुजरी, नून इस दौर से गुजरने के बाद भी वजीर आजम बने, के बाद भी वापस आए, तो इसलिए माइनस करना किसी आप सर काम नहीं। 100% एग्री, 100% एग्रीड। बट जिस तरह से आप कह रहे हैं, और अगर आपकी बातों को मनोन तस्लीम कर लिया जाए कि जो तजावीज़ आपने पीटीआई के सामने रखी थी रिकंसिलिएशन के लिए, पीटीआई ने ना उनको एक्सेप्ट किया बल्कि उन पर अमल भी किया और ख़ुद आपने उसका जिक्र भी किया, लेकिन दूसरे फरीक की तरफ भी क्या कोई बर्फ पिघली है? क्या वहाँ से भी कोई पेशरफ्त हुई है? देखिए उसके बारे में एक तो जो पीटीआई का इस वक्त का जो स्टेटस है वो ये है कि उनके इन तमाम इकदामात का रिस्पांस पब्लिक की तरफ से उन्हें मिल ही रहा होगा और वो मुझे लगता है कि पॉजिटिव है। दूसरी तरफ जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैंने पीएमएलएन वालों से भी दरखास्त की है, बाकी सब पार्टीज से भी की है कि आप लोग इस वक्त सिलेक्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश ना करें, अपने आप को प्री सिलेक्टेड शो ना करें और आप इस चीज को यकीनी बनाएं कि तमाम जो फरीक पीटीआई समेत जो पॉलिटिक्स में हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवाने में और देने में तमाम पार्टियां अपना किरदार अदा करें और अबूरी हुकूमत से लेके पूरी हुकूमती मशीनरी को इस चीज के कंपेल करें कि वो तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे, ताकि कल जब ये लोग मुंतखब होकर आए तो इनकी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे क्रेडिबिलिटी हो। और इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं उसके अंदर अगर किसी को मनफी करके जो भी सामने तो वो लूजर होगा। आप अब ये समझें कि जी पीटीआई को निकाल के कामयाब होंगे वो भी। दुरानी साहब, मैं जब दूसरे फरीक की बात कर रही थी तो मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रही थी। लेट मी क्लियर कि वहां से भी कोई नरमी, कोई बर्फ पिघली है। देखिए जहां तक एस्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो एक बुनियादी जेन्युइन बात हमेशा आई है वो ये आई है कि जी
उनका ये मौकफ था कि जी पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत के बारे में मुल्क के बाहर बैठे हुए लोग जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं या फौज के रेफरेंस से जो नेगेटिव बात होती है वो नहीं होनी चाहिए। और मेरा खुद भी यही मौकफ था कि जो पीटीआई के अंदर पीटीआई के दुश्मन घुसे हुए थे वो ये काम कर रहे थे। अब उन्होंने ये करेक्शन कर ली है। अब इसके बाद मैं ये समझता हूं कि एक बात तो ये है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हम तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ही नहीं होते और उनका ये अब मौकफ है, तो उस सूरत में जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे पीएमएलएन है, पीपीपी है, उनको सर उनको तो ये सूट कर रहा है ना, वो क्यों करेंगे? हाँ वो तो उनको तो ये सारी चीजें सूट कर रही हैं। यही बात मैं उन्हें समझाना चाहता हूं। दुरानी साहब आखिरी सवाल, दुरानी साहब माजरत, टाइम थोड़ा सा कम है, एक आखिरी सवाल आपसे ये, आखिरी से मुराद ये कि उसका कोई आगे सवाल निकले, लेकिन उससे पहले ये कि ये जो आपने नेशनल गवर्नमेंट वाली बात की है, ये आपकी ख्वाहिश है या आपकी खबर है या कोई ऐसा चाहता है या आपको ये क्लियरली नजर आ रहा है कि आगे नेशनल गवर्नमेंट ही फॉर्म होगी? मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि तमाम पॉलिटिकल जो एंटिटी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी बका इसमें है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इम्कान इसमें है और मुल्क के अंदर एक नेशनल यूनिटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का रास्ता ये है कि जिस तरह बरतानिया ने, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने, जिस तरह आयरलैंड ने, जिस तरह जर्मनी ने मुश्किल हालात के अंदर अपने मुल्कों के अंदर एक नेशनल यूनिटी, इलेक्टेड नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट्स बनाई और उसके अंदर एक मुख्तसर काबीना और सबसे ज्यादा सीटें रखने वाली पार्टी को टॉप स्लॉट देते हुए एक एजेंडे को देखें। जैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के एजेंडे के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत अगर इकट्ठे मिलकर चल रही है तो हम देख रहे हैं कि डॉलर से लेके स्टॉक एक्सचेंज से लेके बाकी इश्यूज के ऊपर एक मुस्बत रुझान आ रहा है। बट जो मिसिंग लिंक है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अगर नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बेस्ड ऑन इलेक्टेड पार्टीज बन जाती है और वो एस्टैब्लिशमेंट, अवाम और ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी सब मिलके मुल्क की सालमियत और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए काम करते हैं तो उससे सबके मसले हल हो जाएंगे। 5 साल की सिर्फ बात है, 5 साल तक इस फार्मूले पे अमल करेंगे। लेकिन सर ये मैंने और आपने तो डिसाइड नहीं करना, ये तो अवाम के वोटों ने डिसाइड करना है। नून लीग तो कह रही है कि हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए, तभी हम मुल्क को सही तरीके से चला सकते हैं। तो अगर किसी की ख्वाहिश से किसी को 2/3 अक्सरियत मिलती हो तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अकेला 2/3 अक्सरियत ले लूं। ये तो एक सिंपल बात तो ये है कि 2/3 अक्सरियत, मैं उनकी इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि 2/3 अक्सरियत की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं 100% अक्सरियत की जरूरत है इस वक्त मुल्क को ट्रैक पे लाने के लिए। और उसका जो फार्मूला मैंने दिया है, मैंने वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का फार्मूला दिया और उसके साथ दूसरी बात जो मैंने की है, जो नून ने भी मान ली है, एमक्यूएम ने भी मान ली है, वो थी कि इलेक्टेड जो लोकल बॉडीज की गवर्नमेंट है 5 साल के लिए कौमी और सूबाई असेंबलियों की मुद्दत के मुताबिक चारों सूबों में एक ही कानून के तहत उसको लाने की मैंने तजवीज दी थी, जो अब अपना आपने देख लिया कि लोगों ने मान ली। नेशनल यूनिटी की भी मानेंगे क्योंकि ठीक है। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली दुरानी साहब आपके टाइम का। और मोहम्मद अली दुरानी साहब का कहना यह है महीनों से वो काविशें कर रहे थे, उसका नतीजा ये निकला है कि पीटीआई को जो तजावीज़ दी थी पीटीआई उसको मनवन तस्लीम कर रही है और दूसरी तरफ से भी जो रिजर्वेशंस थी उन पर भी बात हुई है और उस पर भी अमल दरामद शुरू हो गया। तो लेट्स सी कि हालात मुख्तलिफ कब होते हैं या हवाओं के रुख कब बदलते हैं, ये हमें तब पता चल जाएगा कि अगर हकीकतन सिर्फ कहने को नहीं और बयानात की हद तक नहीं, नजर आएगा कि तमाम ही जमातों को बशमूल पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ होंगे, जरा पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे ही बात करेंगे, उसके अलावा जरा केसेस पर भी उनका तज्जिया जानेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और माहिर कानूनदान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एतजाज एहसन साहब। एतजाज एहसन साहब, मुझे आपसे ज़रा ये जो पीटीआई, एक तो खान साहब के केसेस, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और चेयरमैन का इंतखाब, इन सब चीज़ों पे बात करनी है। लेकिन उससे पहले अभी मैं अकबर एस बाबर साहब से बात कर रही थी। आपने देखा होगा कि 13 साल बाद
वो मरकजी दफ्तर पहुंचे हैं और क्या तैयारियां हैं उसका जायज़ा लिया। अभी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ना वहाँ पे वोटर लिस्ट थी, ना वहाँ पे कवायद और ज़वाबित का कोई पेपर था, ना कुछ चीज़ें थी। तो हम ये तमाम सूरत हाल जो है वो अब इलेक्शन कमीशन के सामने रखने का इरादा रखते हैं। उसके बाद जो फैसला होगा वो इलेक्शन कमीशन खुद ही इस पर फैसला करेगा। सर, क्या देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल में? नहीं, अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने किसी की भी इलेक्शन को देखा ही नहीं, किया ही कुछ नहीं। सारे जो नून लीग है आप देख लो, जो प्रेसिडेंट और वो जो मरियम है वो वाइस प्रेसिडेंट, और सारे यहाँ तक कि पंजाब प्रेसिडेंट हमजा सब अनअपोज्ड हो गए। वोटर लिस्ट या वोट शोट की कोई बात ही नहीं है। तो ये और उधर किसी ने देखा नहीं, इधर पता नहीं नजर क्यों पड़ती है इसकी बाबर की भी, और वो जाके देखता इलेक्शन नून लीग ने जिस तरह कराया है। अच्छा, लेकिन सर ये कोई खतरनाक खतरे की बात हो सकती है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो आप खुद कह रहे हैं कि वो एक मुतनाज़ा किरदार अदा कर रहा है, या जिस तरह से उन्होंने एक फैसला दिया कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन, अब अगर अकबर एस बाबर साहब जो कि अदालती हुक्म पे तो वो मेंबर हैं, वो जाके ये कहते हैं कि इस पर शकूक शुबात है या शफाफियत नहीं है, तो ये किसी तरीके से भी कोई खतरनाक साबित हो सकता है, कोई स्टे ऑर्डर या कोई और चीज़? देखिए, अगर तो कोई कैंडिडेट ही ना आए मार्क्सवाई एक पोस्ट के लिए, तो ये तो नजीर है सारी जमातों में, कोई नहीं खड़ा हुआ। लेकिन वो खुद लड़ने की ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल के अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा हुआ। वो तो मेंबर ही नहीं है, वो तो मेंबर मेरा ख्याल है वो तो नहीं सर, अदालती हुक्म है कि वो मेंबर हैं उनके। अच्छा। हाँ, इसी हैसियत से तो वो गए। कोई उनका वो तो एक मतलब है कम्युनिटी की वजह से जा रहा है, उसको तो सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। अच्छा, चले। एक तो मच्छर की तरह पीछे पड़ गया हुआ है, उसका एक और काम ही कोई नहीं होता, और एक ही काम में उसकी शोहरत हो जाती है तो वो उसको चलाता है। उसको तो घर बैठ जाना चाहिए शराफत से, और मैं तो समझता हूँ अपनी वकार और इज्जत जितनी है उसको बचा के घर बैठ जाना चाहिए। हम बहुत आगे चली गई हुई है। चले। और अब ये लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमिश्नर है, ये को जो गलत काम कर सकते हैं ना वो करेंगे एक पार्टी के हक में जो जाता है, और वो पार्टी जिसका मफरूर मुजरिम आके आज पाकिस्तान में बादशाहों की तरह फिर रहा है और उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, अब कल इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं और बैरिस्टर गौहर साहब को है जो वो नॉमिनेट भी इस हवाले से किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि वो निगरां चेयरमैन होंगे, पे किसी ने कहा कि जी वो कायम मुकाम चेयरमैन होंगे, और लेकिन ये बातें अपनी जगह, चाहे वो निगरां हो या आर्जी चेयरमैन हो, और जो इमरान खान साहब हैं वो बानी चेयरमैन होंगे। सर ये अल्फाजों का हेर फेर है, लेकिन कानूनी हैसियत क्या होगी? चेयरमैन की चेयरमैन ही वाली होगी ना। अगर वो अपनी चेयरमैनशिप नहीं देना चाहते वापस तो क्या तरीक़ेकार होगा? मतलब ये तो अल्फाज है जो आप जो भी अदा कर लें, लेकिन अथॉरिटी तो वही होगी जो चेयरमैन की होती है। अथॉरिटी चेयरमैन की इस वक्त तो बैरिस्टर गौहर खान में है। अब वो इस्तेमाल करते हैं किस तरह मशवरा करके चेयरमैन से, जो चेयरमैन पार्टी है एक लिहाज से इमरान खान है, वो वाइस प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन हो उसके कर सकता है, सेक्रेटरी से कर सकता है। तो उसके वो अलावा पार्टियां हमारे यहाँ चलनी ही शख्सियात पे है। ये हुआ है पीटीआई में एक पहल हुई है कि बहुत बड़ी पार्टी में एक गैर मारूफी किस्म का चेंज आया है, वरना वो अपनी बहन को कर सकते थे। वो अपने उसके जमान पार्क में सारे कदम वदम हैं, किसी को कर सकते थे। और वो पीटीआई के बड़े मतवाले और टाइगर है जमान पार्क में। पर एक अच्छा फैसला किया है मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं तो खैर जानता भी हूँ गौर को पिछले 20 साल से। We have been working together. He is my associate and he was in charge of the Iqraz Hassan and Associate Islamabad office और इंचार्ज। तो वो
I know him for 20-21 years. इतना शरीफ आदमी, इतना स्ट्रेट आदमी, कोई उसके खिलाफ कोई किसी किस्म का इल्जाम मैं नहीं लगा सकता हूँ। मुझे कोई शुबा भी नहीं है। हाँ, लेकिन सर इनको चेयरमैन को ये जो इंतखाब था कि जी अब नॉमिनेट किया कि जी चेयरमैन पार्टी जो है वो बैरिस्टर को, इसको लेकर कितने जो है वो इतनी अनसर्टेनिटी क्यों रही? लतीफ़ कोसर साहब अलग बात कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब अलग बात कर रहे हैं, फिर बैरिस्टर अली जफर साहब अलग बात कर रहे हैं, हामिद खान साहब अलग बात कर रहे हैं। ये इस पे कोई कंसेंसस क्यों नहीं था? मतलब आवाम के सामने या मीडिया के सामने ये सारी चीज़ें क्यों आई? ये मुनासिब है पार्टी के लिए? असल में तो खान साहब का मौक़िफ़ क्या है, हर कोई अपने तरीके से बयान कर रहा है। देखो, एक अल्लाह जब जेल में हो ना, मैं भी रहा हूँ जेल में, काफी अच्छे गुजारे हैं, ज़ियाउल हक के टाइम में, फिर मुशर्रफ के टाइम में, बीच में नवाज शरीफ के भी टाइम में। तो जब जेल होता है तो एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैं जो चाहता हूँ मुद्दा कहना, वो मेरा बाहर सही अंदाज में पहुंचे। तो 2-3 जो ज्यादा मोतबर लोग होते हैं उनके साथ वो शेयर जरूर कर देते हैं। अब वो खोसा के साथ भी किया होगा, उसके बाद मरवत के साथ जरूर किया होगा ये, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट लोग हैं। शुएब शाहीन साहब, आपने शुएब का भी नाम लिया, उसने भी कोई बयान दिया था? जी जी बिल्कुल, शुएब शाहीन साहब ने अपना अलग बयान दिया था, सब ने अलग अलग दिए थे। मैं शुएब का बयान मेरी नजर से नहीं गुजरा। और बहरहाल वो बात हर कोई मतलब है, वो जितना होता है ना, वो कि आप एक चिट पे लिखें एक लफ्ज और उस चिट को एक बंदे को दिखा दें और वो बंदा उस चिट के पे लिखे हुए लफ्ज के करीब तर का लफ्ज जो लेके जाता है वो अगले को दे दे। चिट खुद लिखे, अपनी चिट वापस रखे, अपने पास रखे, और एक जो पिछले पहले नाम या पहले शख्सियत से करीब तर हो, फिर उसके आगे वो गोल घूमते 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 जब वो वापस आती है चिट तो वो बिल्कुल अपोजिट लिख रहा होता है। जो मतलब है, अगर उसने लिखा था स्याह रंग, जब वापस आती है तो सफेद रंग। अब 6 खिलाड़ियों में से होती वापस चिट आती है तो सफेद रंग हुआ होता है। तो ये जब जाती है इस तरह के थोड़े बहुत तजाद तो हो जाते हैं, और वो खान बाहर होता है तो कोई तजाद ना होता, पर उसने बड़ी क्लियर अंदाज में कहा है कि ये गौर है, ये मेरा जानशीन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात। सर आखिरी सवाल ये कि ये जो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दोबारा बलूचिस्तान बार से वो खिताब कर रहे थे, उससे पहले हमने देखा कि सदर आसिफ अली ज़रदारी, साबिक़ सदर, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के माबैन मीडिया पे रिपोर्ट्स हुई कि जी कोई नाराज़गी है। वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बयान देते रहे कि सीनियर जो लोग हैं वो अब घर बैठे, मसाजिद में बैठे, नमाजें अदा करें, पार्टी छोड़ें या सियासत छोड़ें, लेकिन आज उन्होंने कतई मुख्तलिफ बयान दिया। इस वक्त आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का या आसिफ अली ज़रदारी साहब का? किसकी चलेगी? ये आसिफ अली ज़रदारी की चलेगी। और ये जो प्रपोजल था कि 2 पार्टीज हैं, इन 2 पार्टीज में कुछ तफरीक कर ले, एक के ये सीनियर लोग हैं, दूसरे में यंगर ऑफिस पेरेंट लेके आए। ये सबसे पहले सितंबर 2015 दुबई की मीटिंग में मैंने पेश किया था। दुबई की मीटिंग थी, एक कोर कमेटी की, उसमें मैंने पेश किया था कि 2 जमातें हमारे पास रजिस्टर्ड है, इन दोनों को मतलब रखें और जो सीनियर लोग हैं वो 4th सीट में से आ जाए, और जो यंगर लोग हैं वो उनकी नजर आए कि कैबिनेट ये यंग कैबिनेट है, 40s में, अर्ली 50s में। और मैंने कहा कि हम लोग सब तो टाइम बाद हो चुके हैं, मैंने अपना करके ठीक है कहा। तो ये प्रपोजल चलता रहा, ज्यादा पार्टी में इस पर बहस भी हुई, पर एक प्रपोजल था जिसको टेकअप किया है। अब पार्टी जो भी फैसला करेगी, दोनों पार्टियां अलग-अलग है, आपस में उनका एक इंतजाम भी है, करते भी है, कोलिशन भी होगी, और
चलेंगे, ठीक ठाक चलेंगे और जरदारी साहब की चलेगी। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एतजाज़ हसन साहब। बैरिस्टर एतजाज़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम बात इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी कर रहे थे, अकबर एस बाबर साहब के विज़िट के हवाले से भी कर रहे थे। इनका कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसे ही चले गए हैं। जो कह रहे थे वो मैं रिपीट नहीं कर रही, बट साथ ही उन्होंने कहा कि जी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से जो खबरें हैं, तो पार्टी में अगर किसी की चलेगी या सियासत में तो वो आसिफ अली ज़रदारी साहब की चलेगी। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। अज़हर सदीक़ साहब और जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, ज़रा उनसे क़ानूनी मामला पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। जेएनएस प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कल पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने जा रहे हैं और कुछ शकूक शुबात का इजहार किया है। अकबर एस बाबर ने भी अभी हमारे प्रोग्राम में भी वो शामिल थे। लेकिन उसके अलावा भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले जो गेस्ट हैं उनसे भी आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मोहम्मद अज़हर सदीक़ साहब और जहांगीर जदून साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट और फॉर्मर एडवोकेट जनरल साहब, जनरल इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों शख्सियात का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। चेयरमैन पीटीआई ने चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में कुछ अपनी कुछ शिकायत की हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और नोटिस लेने की अपील की है। वो कहते हैं कि पीटीआई की जो सियासी तशहीर है उसको और कारकुनों के अगवा और गुमशुदगियों के खिलाफ नोटिस लिया जाए। सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियों पर कमीशन बनाने का भी उन्होंने मुतालबा किया है। ख़त में कहा गया है कि पीटीआई से वाबस्ता रहनुमाओं को जबरी गुमशुदा किया जा रहा है, ज़बरदस्ती उनकी वफादारियाँ तब्दील कराई जा रही हैं, सियासतदानों की गिरफ्तारियों से भी रोका जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए भी हिदायत जारी की जाए। जो ख़त में सीनियर वकील एतजाज़ हसन ने सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियों से मुताबिक एक पिटीशन दायर की थी, वो पिटीशन भी एक्सेप्ट नहीं हुई और उसको मेरा ख्याल है रिजेक्ट भी कर दिया गया था। तो ज़रा इन दोनों शख्सियात जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मालूम करती हूँ। अज़हर सदीक़ साहब बताइएगा कि वो जो पिटीशन जिसका हवाला भी दिया गया है एतजाज़ हसन साहब की, वो तो रिजेक्ट हो गई थी। अब इस ख़त का आपको लगता है कि कोई नोटिस लिया जाएगा? बहुत शुक्रिया। देखिए बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान में अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल का इतलाक नहीं होता। मैं चूँकि जुडिशल एक्टिविज्म का बहुत बड़ा हामी हूँ, मफाद आमा में मैंने बहुत काम किया है, वो आर्टिकल 199 में ले लें या 184(3) में ले लें। जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं और अक्सरियत जजेस हैं, मेरा चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब की तहरीक के नतीजे में तैनात हुए थे, आए थे, तो इनको तो अंदाजा है कि पाकिस्तान को जुडिशल और कई जजेस ऐसे हैं जो बड़ी बात करते हैं, चाहे जस्टिस ले लें, चाहे जस्टिस काजी फायद ईसा ले लें। तो ये यानी मैं तो हैरान इस तरह होता हूँ कि जो उनके दौर का मफाद आमा का जो सेल है ह्यूमन राइट्स के हवाले से 2005 से वो भी डिक्लेयर कर दिया गया और अब आकर आर्टिकल 184(3) की लिमिट ही यानी टाइट करके रख दिया और इस एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन जो हम खदशात का इजहार कर रहे थे वो अब कंट्रोल हो रही है, आपके सामने मौजूद नजर आ रहा है। और ये मुफादियामा का मामला देखें ना, आर्टिकल 184(3) की पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री उठाकर देख ले, पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देख ले, जो पॉइंट्स और जो खदशात रखे हैं उससे पहले इसमें मुल्क के नामवर कानूनदान एतजाज़ हसन और अपना आसिफ सईद कोसा, बल्कि हम जैसे बहुत से वकला ने इजहार किया है कि मफादे आमा पाकिस्तान में जो बुनियादी हकूक की पाबंदी हो रही है कोई पूछ नहीं रहा। तो इस मौके के ऊपर पहले जो कोई पिटीशन आ गई थी, पिटीशन पे एतराज रजिस्ट्रार ऑफिस से एतराज लगा, उसकी अपील फाइल कर दी कि आपने वो बलोचों के हवाले से मामला भी देखा, उस पर भी एतराज लगा, वो मेन अपील फिक्स हो गई है। चाहिए तो यही, अगर इमरान खान साहब की पिटीशन नहीं भी लगती तो जो ये पिटीशन एतजाज़ हसन साहब ने जो दायर की है वो लगाई जा सकती है, जो कि ये खत है, खत पे हमेशा से आज खुद नोटिस दिए जाते हैं। वो रिजेक्ट नहीं हो गई थी?
हाँ, वो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगा दिया था कि ये मेंटेनेबल नहीं है, उसके अगेंस्ट एक अपील फाइल की है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर। असूली तौर पर तो वो रिजेक्ट ही समझेंगे ना आप, कि उन्होंने एंटरटेन ही नहीं की है। अब अमूमन तो और कमाल की बात ये है कि जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने ये इस बारे में फैसला दिया हुआ है कि रजिस्ट्रार का कोई काम ही नहीं है इस तरह के एतराज लगाना मेंटेनेबिलिटी या नहीं नॉट मेंटेनेबिलिटी के। और आप अंदाजा लगाएं कि इससे क्या हो रहा है, इससे इंसाफ के दरवाजे बंद हो रहे हैं। अगर कोई एक पिटीशन आई है तो कोर्ट में लगाएं उसको, कोर्ट में बैठकर देखिए उसको। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जरा मुझे ओके वी गॉट योर पॉइंट सर, वी गॉट योर पॉइंट सर। जहांगीर जदून साहब की तरफ जाना है। जहांगीर जदून साहब, ये जिन खदशात और जिन तहफ़्फ़ुज़ात और जिन शिकायत का इमरान खान साहब ने जो जिक्र किया है, आपको लगता है कि ये वैलिड हैं और इसका चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए? नहीं, देखें, जो इनके खदशात हैं या जो फिक्र चीज़ें हैं वो इनसे बेहतर कौन जानता है। जिस बंदे को तकलीफ़ होती है वो अपनी तकलीफ़ हमेशा एक अप्रोप्रिएट फोरम पे लेके जाता है। तो अभी रिसेंटली आपने आज सुना होगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशन को पर्सनली जो है वो तलब कर लिया है कि आके बताएं जो है इनकी पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग थी तो उन पर डिसीजन दिया है। तो डिविजनल बेंच ने चीफ जो अपना चीफ इलेक्शन कमीशन है उनको बुला लिया है कि आके पर्सनली बताएं कि इनको जो है जलसे जुलूस जिस तरह बाकी पार्टियों को इजाज़त है उनको क्यों नहीं दी जा रही। तो डेफिनेटली देखें ना, ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन कमीशन की है। आइनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन को फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड एज पर लॉ बनाए। तो अगर किसी पार्टी को अपेरेंटली जो अब पीटीआई कह रही है इसको तकलीफ है तो ये मटीरियल के साथ इलेक्शन कमीशन में जाए। इलेक्शन कमीशन देख भी रहा है, उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि जी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। सवाल फिर यही आता है ना, सवाल फिर यही उठता है कि इलेक्शन कमीशन को क्या नहीं दिख रहा, क्या इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट्स नहीं जा रही, क्या मीडिया के पे चलने वाली रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन तक नहीं पहुंच रही, क्यों ज़रूरत पेश आई कि चीफ जस्टिस को ख़त लिखा जाए। अगर इलेक्शन कमीशन को फिर गैर मुतनाज़ा बनाने की तरफ बात हो रही है और मुतनाज़ा करार दिया जा रहा है या बाइस करार दिया जा रहा है कुछ हलकों की तरफ से, तो फिर ये वाली चीज़ें स्टैंप नहीं लगाती इन बातों पर? नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि इनकी पिटीशन 199 की पेशावर हाई कोर्ट ने टेकअप की है। उसने बड़ा सीरियस नोटिस लिया है इसको, इलेक्शन कमीशन को पर्सनली तलब किया है कि आके बताएं कि आप इनको क्यों नहीं है ये जलसे जुलूस जो है क्यों रुकावटें पैदा कर रही है केयर टेकर गवर्नमेंट जो है। केयर टेकर गवर्नमेंट से आपने पूछा है ये जवाब तलबी की है पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से। तो इलेक्शन कमीशन जाके जवाब देगा ना। आप जो अपेरेंटली जिन्होंने पिटीशन की है, जो जिन्होंने आर्डर लिया है पेशावर हाई कोर्ट से, तो उनका तो मुद्दा यही है कि जी हमें जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो हम तो कहते हैं कि इसमें तो मेरे ख्याल में किसी पार्टी को भी नहीं इतराज़ होना चाहिए। पार्टियां खुद ही कह रही हैं कि तमाम पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और अगर निगरान हुकूमत इसमें कोई रुकावट पैदा कर रही है तो इनका काम नहीं बनता रुकावट पैदा करना किसी पोलिटिकल पार्टी में। ये तो नहीं है कि आप एक पोलिटिकल पार्टी को आप देखें ना, सिंध के अंदर उस दिन जो है वो बशीर मेहमद साहब कह रहे थे कि PMLN को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आप JUIFLA भी कह रहे हैं बलूचिस्तान में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं। तो सारी पार्टियां अगर इस तरह कहेंगी तो फिर इलेक्शन पे तो मजीद जो है वो सवालिया निशान उठेंगे। तो तमाम पार्टियों को लोगों को लेट द पीपल जो है देयर नॉमिनी। ठीक है। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, अब जो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहे हैं और जाहिर है उसको मुतनाज़ा करार दिया जा रहा है उसके फैसलों को, इसके अंडर होने वाले इलेक्शंस को किस तरह से तस्लीम किया जाएगा अगर यही सूरत हाल रही तो? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो मुतनाज़ा है पहले दिन से ही। और आप सिर्फ देख लें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, देखिए माजरत मैं सिर्फ एक हवाला दे दूं अजहर सिद्दीक साहब, मैं एक हवाला दे दूं क्योंकि गार्डियन ने भी लिखा है, आप यूके में बैठे हुए हैं, शायद आपकी नजर से भी वैसे भी गुजरा होगा कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन फैसिलिटेट कर रहा है या किया है उसने मियां नवाज शरीफ साहब को उनकी वापसी पर। कोई शक नहीं है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, ये निगरान सेटअप सारा पाकिस्तानी तारीख में ये 17 महीने में जब PDM की अपनी हुकूमत थी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में यानी 4-5 बड़ी एक्शन ले लें आप। 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा था, नहीं कराया गया, ना खैबर पख्तूनख्वा में ना पंजाब के अंदर, कोई जस्टिफिकेशन इनके पास अवेलेबल नहीं है। फिर उन्होंने हल्का बंदियां जो बदनीति की बुनियाद पर, यानी इनका काम था, ये जरूरत नहीं थी हल्का बंदियों की। और आर्टिकल 254 का सहारा अगर इलेक्शन को डिले करने के लिए किया जाए तो हल्का बंदियां को भी डिले करने के लिए यानी हल्का बंदियां क्या है, सिर्फ आप उसकी आगे पीछे कह सकते हैं। दो चीजें समझनी बड़ी जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक जो किरदार अदा कर रहा है, भाई साहब जो जहांगीर जदूल साहब कह रहे हैं
लाहौर हाईकोर्ट ने कई फैसले दिए हैं जल्द से जुलूस करने के लिए। इससे पहले पेशावर हाईकोर्ट बड़ी दफा ऑर्डर जारी कर चुका है, तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर की हुई हैं। यानी ये अगर कहना जाए, अच्छा ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है। जहांगीर जदून साहब, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दर रिलीफ मिले हैं, हर केस में रिलीफ मिल रहा है, हमें तो पता ही नहीं चला कि जी एवनफील्ड अपार्टमेंट किधर है, किसके हैं, मनी ट्रेल कहाँ से आई, कहाँ है, नहीं दी, रसीदें थी नहीं दिखाई, कुछ नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद क्लीन चिट मिल गई और नैब तो बिल्कुल पीछे हो गया। इलेक्शन कमीशन किस तरह से फैसिलिटेट करता रहा नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, वो गार्डियन ने बड़ी डिटेल रिपोर्ट दी है जो भी हमने अपने नाज़रीन से शेयर की हुई है। तो इन हालात में इलेक्शंस जो हैं या उनके रिजल्ट मुतनाज़े होंगे, गैर मुतनाज़े होंगे? नहीं देखें, इलेक्शन का केसों से, नैब के केसों से क्या ताल्लुक बनता है? अगर वो एक बंदे को आपने, यही तो बड़ी बात है ना, देखो मेरिट पे सर एक इदारा नहीं एक इदारा आउट ऑफ द वे जाके किसी को सपोर्ट कर रहा है इलेक्शंस के लिए, तो फिर इदारा नहीं सपोर्ट कर रहा, इदारे ने देखो ना, जिस इदारे ने गलत केस बनाए हैं, उनकी बेबुनियाद केस बनाए, वो साबित ही नहीं कर सके केस। देखिए कोर्ट में सर, तो क्या नवाज शरीफ साहब साबित कर सके? क्या उन्होंने मनी ट्रेल दे दी? क्या उन्होंने बता दिया कि एवनफील्ड अपार्टमेंट किसके थे? देखिए मनी ट्रेल का तो जिसने केस बनाया है ना, प्राइमा फेशी बर्डन उसने डिस्चार्ज करना था, उसने इनकम डिटरमिन करनी थी कि इनकी जिस वक्त फ्लैट खरीदे गए थे कितनी इनकम थी और फ्लैट की वैल्यूएशन कितनी थी। ये दोनों काम उन्होंने किए नहीं है नैब वालों ने, तो फिर क्या आपका केस उन्होंने क्या बनाया? इस तरह तो नहीं होता ना, तो सर इस तरह तो नहीं बनते ना। लेकिन साबित कर पाए क्या? मैं यही तो पूछ रही हूँ। अजहर सिद्दीक साहब वन लाइनर दे दीजिएगा। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, उनके पास उनकी आमदन में है ही नहीं, साबित करने की क्या बात है? अगर नैब की तरफ से एक छोटी सी अगर कमी रह गई है, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ठीक है, खत्म कर देंगे। 100% ज्यादती हुई है। और वकील जो है इलेक्शन कमीशन और नवाज शरीफ का, वो एक ही वकील है। आप समझे ना सही चीजों को। अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब और जहांगीर जदून, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।